हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। मैं जितेंद्र सैनी, आपका बायोलॉजी टीचर। क्लास 12 की बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे और हमने 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। यानी कि हमने जो जीव विज्ञान की जो पहली यूनिट थी, आवर्तबीजी पादपों में जन्म तथा विकास, वो हमने पूरी कर ली है। अब हम आज बायोलॉजी की सेकेंड यूनिट का पहला चैप्टर, यानी कि सेकेंड यूनिट है पादप कायरेटी प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट, जो सबसे ज्यादा मार्किंग वाली यूनिट है, 9 नंबर गेन करती है। उसका पहला चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है पादप जल संबंध, प्लांट वाटर रिलेशन। यानी कि प्लांट और वाटर के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में बहुत छोटे सा चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है, जो हमने बहुत बार पढ़ा है, समझा है। केवल माइनर सी चीजें को अपने को ध्यान में रखना है और इसके बारे में अपने को पढ़ना है। तो आज का अपना क्या चैप्टर है? अध्याय 5 जीव विज्ञान क्लास 12 का पार्ट फर्स्ट, पादप जल संबंध के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने वो सारे वीडियोस को देखा होगा जो हमने पार्ट फर्स्ट, यानी कि जो फिर अपनी मुख्य रूप से पहली यूनिट के सारे पार्ट्स बनाए थे, 4 चैप्टर में कंप्लीट की थी। उसको जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थे और हमने बहुत अच्छे से उनको पढ़ा है। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा और आज उसी उत्साह के साथ नई यूनिट और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसका नया पार्ट है। तो चलिए पादप जल संबंध के बारे में जानते हैं। क्या होता है पादप जल संबंध? पादप जल संबंध क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, कि आपने को पता है कि जल यानी कि वाटर, भौतिक रूप से हम बात करें या भारतीय पुराणों में बात करें तो इसको मूलभूत तत्वों के रूप में माना गया है। जल के बिना कुछ नहीं है। जल है तो जीवन है, जल जीवन का आधार है, जल है तो कल है। ये सारी बातें हम बहुत सारे डेली रूटीन के कोट्स के रूप में, मोटिवेशनल थॉट्स बनाए जाते हैं वाटर के स्टोरेज को लेकर, इसके इंपॉर्टेंस को लेकर, इसके सिग्निफिकेंस को लेकर। अलग अलग चीजों से गवर्नमेंट अपने को क्या करती है, गाइड करती है। अपने समाज के बड़े लोग, समाज के अच्छे वर्ग के पढ़े लिखे लोग इसके बारे में बताते हैं, इसके महत्व को बताते हैं। तो उसी महत्व को ध्यान में रखते हुए अपने को पता है कि वाटर यानी कि जो जल होता है वो बहुत उपयोगी होता है। जल अनेक प्रकार की विधियों द्वारा अपने शरीर के अंदर भी कार्य करता है, शरीर की कोशिकाओं में। पादप के अंदर भी किस प्रकार कार्य करता है शरीर की कोशिकाओं, उसके बारे में पढ़ना है। तो हम पढ़ रहे हैं बॉटनी के प्लांट फिजियोलॉजी। तो पादप और जल के संबंध के बारे में हम बात करेंगे। अपने को पता है कि अलग अलग प्रकार के दाब लगते हैं, उसकी अलग अलग ध्रुवीय प्रकृति होती है, उसका दाब होता है, ताप होता है, प्रेशर होता है, किस प्रकार वो रेगुलेट करता है प्लांट की बॉडी के अंदर। उन चीजों को आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने ये भी जाना है, पहले जब हम 11th क्लास की साइटोलॉजी पढ़ी थी, हमने पता था कि कोशिकाओं के अंदर जल की उपयोगिता बहुत जरूरी होती है। कोशिकाओं जो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, उसके अंदर वाटर की प्रेजेंट बहुत आवश्यक है। तो वाटर किस प्रकार रेगुलेट करता है प्लांट बॉडीज के अंदर, उसकी क्या क्या प्रेशर रेंज रहती है, क्या क्या उसके अंदर ऑस्मोटिक बढ़ता है, आइसोलेशन कैसे होता है, विसरण, परासरण, सबके बारे में बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, इसके छोटे छोटे टॉपिक है और इसके पार्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्टिंग भी आएंगे। छोटे छोटी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो हम मुख्य रूप से इस चैप्टर के अंतर्गत पादप जल संबंध में विसरण की विधि है, परासरण की विधि है, जल विभव है, इस प्रकार की चीजों को पढ़ेंगे जो मुख्य रूप से जल को लेकर अपने को इंपॉर्टेंस रखती है पादपों के बीच में। आप सभी को पता है कि पादप के अंदर वाटर किसके थ्रू जाता है? वाटर जाता है रूट्स के थ्रू। रूट एब्जॉर्ब करती है मिनरल्स एंड वाटर्स को, किसके? अर्थ से, या हम बात कर सकते हैं कि जमीन से, भूमि से। तो उसी के आधार पर कैसे वो वाटर है जो पर्टिकुलर एक एक सेल तक पहुंचता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो उसकी जो पहली विधि है विसरण, यानी कि पहली है जो डिफ्यूजन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं और उसको प्रभावित करने वाले कारक और प्लांट के अंदर ये क्या महत्व रखता है डिफ्यूजन, उसको देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अपना पहला टॉपिक है विसरण, डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन मतलब मुख्य रूप से क्या होता है कि जब हमने यही देखा है, आपने अपने डेली रूटीन में भी ये देखा था कि एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल छोटी क्लास में दिया जाता है, इत्र की खुशबू, जिसे हम आजकल डिओड्रेंट बोलते हैं, डिओ। आपको पता है कि जिस एरिया के अंदर डिओ छिड़का या लगाया है, उस एरिया के अंदर कोई व्यक्ति उसको यूज करता है तो उस एरिया से दूर किसी अलग एरिया में, यानी कि बात करेंगे हम किसकी, कि फॉर एग्जाम्पल एक कोने, एक चौकोर। यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक चौकोर होल है, ये इस चौकोर होल के इस किनारे पर डिओड्रेंट का उपयोग किया गया है। तो क्या होगा कि इस किनारे पर खड़े व्यक्ति को इस डिओड्रेंट की खुशबू आने लग जाती है। तो ये कैसे यहां से वहां पहुंच गया? तो आपको एक बात, बच्चे छोटे होते हैं, छोटी क्लासों में ये सब चीज समझ जाती है कि जो डिओड्रेंट के आयंस या अणु है वो हाई कंसेंट्रेशन से
लो कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ पर डिओड्रिन छिड़का तो इसके अणुओं की संख्या या सांद्रता ज्यादा है, यहाँ पर लो है क्योंकि यहाँ पे छिड़का ही नहीं है, तो हाई से लो की ओर क्या करते हैं, मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो यही तो विसरण है। विसरण क्या है, इसको देखकर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि विसरण के अणु क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। विसरण के अणु हमेशा से उनकी ये नेचर रहता है, उनकी ये प्रकृति रहती है कि वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मोशन करें। यानी कि जब किसी पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण। कंप्लीट इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गति करते हैं, लोकोमोशन गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इस क्रिया को विसरण कहा जाता है। यानी कि जब किसी पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं तो इस क्रिया को विसरण कहा जाता है, ठीक है। ये तो विसरण की परिभाषा हो गई। अब इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इसकी प्रकृति रहेगी, किस किस कंडीशन या शर्त के दौरान, किस किस परिस्थितियों में, किन किन आयनों के अंदर, किस किस ताप में या किस किस टेम्परेचर में विसरण किस किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है, ये क्रिया के अंदर बदलाव आता है क्या, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो अपने को एक चीज हमेशा दिमाग में रहती है कि विसरण की जो प्रवृत्ति होती है, एफिशिएंसी, विसरण की प्रवृत्ति गैस हो या चाहे द्रव हो या ठोस हो, उन सब के कणों तथा आयनों में समान रूप से पाई जाती है, कोई भी उनके अंदर बदलाव नहीं होता है। यानी कि विसरण की प्रवृत्ति गैस, द्रव, ठोस सभी के कणों तथा आयनों में समान रूप से पाई जाएगी। लेकिन जो विसरण की दर, रेट, विसरण की जो रेट होगी वो सबके अंदर अलग अलग होगी। यानी कि विसरण की प्रवृत्ति सब में समान पाई जाती है, लेकिन विसरण की जो रेट रहेगी वो क्या रहेगी, सबके अंदर अलग अलग पाई जाएगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है स्वतंत्र विसरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर और इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए स्वतंत्र विसरण क्या होता है। स्वतंत्र विसरण मतलब है कि अपना खुद का एक चीजों का उपयोग करना, ये समझ लीजिए। कैसे, समझिए कि जब किसी तंत्र में विभिन्न पदार्थों का विसरण अपने स्वयं के अणुओं की, याद रखना, जब किसी तंत्र में विभिन्न पदार्थों का विसरण, जब किसी तंत्र में विभिन्न पदार्थों का मिश्रण अपने स्वयं के अणुओं की सांद्रता पर ही निर्भर करता हो, यानी कि उसके ऊपर अन्य किसी भी कोई भी पदार्थ हो तो उसकी वजह से उसकी सांद्रता में कोई प्रभाव नहीं पड़े। यानी कि जब किसी तंत्र में विभिन्न पदार्थों का मिश्रण अपने स्वयं के अणुओं की ही सांद्रता पर निर्भर करता हो, अर्थात अन्य किसी पदार्थ की उपस्थिति पर अप्रभावित रहता हो, उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो इस प्रकार के विसरण को हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्र विसरण कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं कैसे, कि एक बार परिभाषा को वापस रिपीट कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या कह रही है परिभाषा। परिभाषा ये कह रही है कि जब किसी तंत्र में विभिन्न पदार्थों का विसरण अपने स्वयं के अणुओं की सांद्रता पर ही निर्भर करे, अर्थात अन्य किसी पदार्थ की सांद्रता पर वो अप्रभावित रहे, तो इस प्रकार के विसरण को हम क्या कहेंगे, स्वतंत्र विसरण कहेंगे। लेकिन इसका एग्जांपल समझिएगा। एग्जांपल मतलब कि जो प्लांट होते हैं, पौधों के अंदर आपको पता है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जो वाटर होता है, जल, उसका वाष्प का विसरण वातावरण से संबंधित रहता है, ना कि एक दूसरे से। ये तीनों आपस में इनकी सांद्रता पर कोई मतलब नहीं है, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता इनके ऊपर। इनका डायरेक्ट रिलेशन रहता है वातावरण से, यानी कि पौधों से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प का विसरण वातावरण से संबंधित पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है, ना कि इनमें से एक दूसरे पर। ये अपने एक दूसरे के सांद्रता की वजह से कोई भी इनके अंदर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये केवल वातावरण से खुद के अंदर, यानी कि बाहर की ऑक्सीजन प्लस अंदर की ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे से रेगुलेट होते हैं। बाहर के कार्बन डाइऑक्साइड, अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रेगुलेट होते हैं। और अंदर का जलवाष्प और बाहर का वातावरण में पाया जाने वाला जलवाष्प, ये अपने ही आयनों या अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करते हैं, आपस में किसी और, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा नहीं देखेगा कि ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। ये उसके ऊपर एक दूसरे पर कभी भी निर्भर नहीं होते, इसलिए इसको कहा जाता है स्वतंत्र विसरण। क्या कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों, स्वतंत्र विसरण। ठीक है, अब देखो ये विसरण की जो परिभाषा हमने पढ़ी है, इसको रिपीट भी कर लेते हैं कि जब किसी भी विसरण में पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करें तो विसरण कहलाता है। विसरण की प्रवृत्ति गैस, द्रव और ठोस के अणुओं या आयनों में समान रूप से पाई जाती है, लेकिन विसरण की जो दर होती है वो सबके अंदर अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, ये भी हमने देखा। फिर स्वतंत्र विसरण के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या है कि ये विसरण होता है, ये विसरण की कार्य की, जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं,
इस डिफ्यूजन को कोई चीज है जो इफेक्ट करती है कि नहीं करती, यानी कि विसरण की जो विधियां होती है उनको कोई कारक प्रभावित करता है कि नहीं करते, कोई ऐसे फैक्टर्स है क्या जो इसके फिजियोलॉजी को प्रभावित करते हैं या इसमें इसके बदलाव करते हैं, इसकी एफिशिएंसी को कम या ज्यादा करते हैं। तो हाँ, कुछ 3 प्रमुख कारण है उसकी वजह से विसरण के अंदर बदलाव आता है या प्रभाव पड़ता है विसरण पर। पहला कारण है टेम्परेचर यानी कि तापमान। क्या है? तापमान। अब तापमान क्या कि जब तापमान में बढ़ने से, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो विसरण के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्या कि जब तापमान बढ़ता है तो कोई पदार्थ के जो अणु रहेंगे उसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या रहेगी? वृद्धि होती है, जिससे क्या होगी कि विसरण की जो रेट हो जाती है वो भी क्या हो जाती है, उसके साथ साथ बढ़ जाती है। तो जैसा ये हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ेगा, यह हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ेगा तो विसरण भी क्या बढ़ेगा? हाँ, विसरण भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि विसरण किसके ऊपर निर्भर करता है कि तापमान में जिस प्रकार वृद्धि होगी तो विसरण की दर में भी वृद्धि होगी। दूसरा क्या कारण है? दूसरा अपने साथ में ये इसे प्रभावित करने वाला मेन कारण है कि जो विसरित होने वाला पदार्थ है, जिस पदार्थ के अंदर विसरण हो रहा है, विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व वो भी बहुत निर्भर करता है। यानी कि जब किसी पदार्थ के विसरण की दर, जब किसी पदार्थ के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी पदार्थ के विसरण की दर उसके घनत्व, उसकी जो डेंसिटी होती है उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि विसरण की दर जिसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, विसरण की दर इज इक्वल टू 1/√1/√, घनत्व। समझ आएगा? विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विसरण की दर को स्मॉल r के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी घनत्व को स्मॉल d के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि विसरण की दर स्मॉल r इज इक्वल टू 1/√d। ठीक है। अब एक चीज आपने को याद रखनी है कि नोट लगाकर कि अधिक घनत्व वाली जो गैस होगी उसका विसरण कम घनत्व वाली गैस की तुलना में क्या रहेगा? धीरे रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे विसरण के का पदार्थ का घनत्व बढ़ेगा तो उसके अंदर क्या होगी? विसरण क्या रहेगा? धीरे धीरे घटेगा। क्या रहेगा? विसरण घटेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि घनत्व बढ़ेगा तो विसरण घटेगा, घनत्व बढ़ेगा तो विसरण घटेगा। और तीसरा क्या प्रभावित करने वाला मुख्य कारण है? तीसरा है कि विसरण के दाब की प्रवणता। यानी कि जब विसरण के दाब होता है, यानी कि विसरित होने वाले अणु की प्रवणता है, वो बहुत प्रभावित करती है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि पदार्थ के अणु सदैव अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब के क्षेत्र की ओर ही गमन करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर सदैव पदार्थ के अणु गति करते हैं। तो पदार्थ विसरण दाब की प्रवणता भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है विसरण को लेकर। तो ये 3 मुख्य प्रभावित करने वाले कारक थे। अब ये जो विसरण है ये प्लांट के अंदर क्या महत्व रखता है? पौधे के अंदर ये विसरण की जो प्रक्रिया है, हमने जो अभी इसके बारे में पढ़ा है, ये प्लांट के अंदर क्या अपना इंपॉर्टेंस रखती है? तो याद रखना कि प्लांट के अंदर क्या होता है कि पहला तो ये इंपॉर्टेंस रखती है कि वायुमंडल तथा पादप के बीच में, यानी कि जो एनवायरमेंट होता है उसके और प्लांट के बीच में O2 CO2 का एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये विसरण बहुत हेल्प करता है। अपने अंदर भी हम बात करेंगे जब अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसके अंदर भी विसरण के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी। विसरण द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस रहेगा लंग्स के थ्रू और ब्लड के बीच में। ठीक है। तो पहला क्या हो गया कि एनवायरमेंट यानी वायुमंडल तथा प्लांट यानी पादप के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 CO2 का आदान प्रदान करता है। दूसरा क्या है? वायुमंडल में जल वाष्प का विसर्जन करने में भी मदद करता है विसरण। तीसरा होता है खनिज लवणों का निश्चेत अवशोषण करने में भी ये विसरण बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस प्रकार जो अपना पादप जल संबंध का पहला पॉइंट था विसरण की विधि, इसको हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ा है। विसरण की परिभाषा अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आपने को इसके बारे में पढ़ने और समझने में आसानी रहेगी। एक बार पढ़ने पर भी ये याद हो जाता है। विसरण का मतलब होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की क्षेत्र की ओर आयनों का गमन होना। ठीक है। डिफ्यूजन यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर और एक आगे टॉपिक देखते हैं इसी चैप्टर का। अपने दूसरी एक विधि है इसी पादप जल संबंध के अंदर। पहले हमने किसमें बात की थी? पहले हमने डिफ्यूजन के बारे में बात की थी, यानी कि विसरण के बारे में देखा था। दूसरी पादप जल संबंध में एक प्रकार का एक गुण पाया जाता है, हम इस विधि का भी प्रयोग करते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसका नाम है पारगम्यता या परमिएबिलिटी। क्या है? पारगम्यता या परमिएबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी इसको समझना है।
कैसे समझना है कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूं, कैसे कि आप सभी ने अपने डेली रूटीन में ये तो बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते ये तो समझा होगा कि कुछ ना कुछ चीजें कुछ परतों को पार करके अंदर भी जा रही है, बाहर भी आ रही है, कुछ चीजें जो बाहरी रोक ली जा रही है। ये कैसे संभव है, कैसे अंदर बैरियर लगे होते हैं, किस प्रकार आयनों का एक परत को भेद कर दूसरे परत में जाया जाता है, कौन से आयनों को कैसे पता चलता है, ये किस विधि द्वारा होता है, कैसा कोशिका की बाह्य जो कवरिंग क्षेत्र होता है उसमें कौन सा गुण होता है, ऐसा। तो देखिएगा क्या होता है कि अलग अलग कोशिका के जो बाहर की तरफ कवर पाया जाता है उसके ऊपर अलग अलग प्रकार की भित्तियां, या हम अपनी भाषा में बोलते हैं तो कवर या आवरण या कोई बैरियर पाया जाता है। उस पर्टिकुलर अलग अलग प्रकार की जो झिल्ली, भित्ति, आवरण, बैरियर होते हैं उनके अंदर एक ऐसा गुण होता है, वो उस गुण के अकॉर्डिंग ही आयनों का आदान प्रदान कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर विलय और विलायक के आयन, विलायक मतलब कि मान लीजिए जल और विलय उसके अंदर घुले हुए आयन, अगर विलायक और विलय के आयनों का आदान प्रदान करना है तो विलय और विलय के आयनों का आदान प्रदान करने के लिए उसके अंदर परमिएबिलिटी यानी कि जो पारगम्यता का जो गुण है वो किस प्रकार का है, कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समझ सकते हो कि मान लीजिए कि कोई भी एक विलय और विलायक पदार्थों का मिश्रण को हमें एक झिल्ली से क्रॉस करवाना है, आर पार करवाना है, तो अपने को पता होना चाहिए कि वो झिल्ली किस प्रकार की है, उसके अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है, उसकी वजह से ही हम उस पदार्थ को या उस विलयन को आर पार भेज सकते हैं, कोशिका के अंदर भी और कोशिका के बाहर भी। तो उसको समझने के लिए परमेबिलिटी की आवश्यकता होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण भी है, क्षेत्र भी है। देखिए था पारगम्यता क्या होती है, यानी कि पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि किसी भी पदार्थ का कोशिका में प्रवेश या उस पदार्थ का कोशिका से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया का जो गुण होता है ना, उस गुण को हम क्या कहेंगे, उस गुण को हम पारगम्यता या परमेबिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, जब किसी पदार्थ का कोशिका में प्रवेश यानी कि कोशिका के अंदर एंटर करना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये एक कोशिका है, सेल है, और ये कोई पदार्थ है। अब इस पदार्थ का कोशिका के अंदर प्रवेश करना या इस पदार्थ का कोशिका के अंदर बाहर निकलना, ये कोशिका के जो पदार्थ के अंदर निकलने की ये प्रक्रिया है, ये अंदर बाहर की जो प्रक्रिया हुई है, इस प्रक्रिया का जो ये गुण है, इस गुण को हम क्या बोलेंगे, इस गुण को हम बोलते हैं पारगम्यता। क्या बोलते हैं, पारगम्यता या परमेबिलिटी कहते हैं। अब ये गुण किस प्रकार पाया जाएगा और ये गुण किस विधि द्वारा होता है, तो एक ऐसी परत पाई जाती है, एक ऐसी लेयर पाई जाती है, उस लेयर की वजह से ये गुण प्रदर्शित किया जाता है। कैसी परत पाई जाती है, यानी कि वह परत जो विलय यानी कि विलय घुले हुए और विलय यानी कि विलय मतलब कि जल के अंदर घुले हुए पदार्थ और विलायक जल होता है। किसी भी विलयन में विलय तथा विलायक दो होते हैं। विलय विलयन के अंदर घुलने, विलायक के अंदर घुलने वाला यानी कि कम सांद्रता वाला, अधिक सांद्रता वाला विलायक। तो वह परत जो विलय तथा विलायक दोनों के अणुओं को पारण यानी कि पैसेज या रास्ता प्रदान करती है, उसे क्या बोलते हैं, पारगम्य कहते हैं, और इस गुण को पारगम्यता कहा जाता है। अब ये पारगम्यता होती है वो कितने प्रकार की हो सकती है, और इस पारगम्यता के गुण के आधार पर कोशिकाओं में कैसी संरचना पाई जाती है वो अपने को पता होना चाहिए। अब इसका नॉर्मल सा आपसे पूछ लिया जाए कि परमेबिलिटी का एग्जांपल दीजिए, तो सेल वॉल होती है। क्या होती है, सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति। परमेबिलिटी का एग्जांपल देना। अब परमेबिलिटी यानी कि पारगम्यता भी तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है विभेदात्मक या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, दूसरी होती है अर्धपारगम्य यानी सेमी परमिएबल, और एक होती है अपारगम्य या इम्परमिएबल। तीनों प्रकार की अपने को पता होनी चाहिए। पहली बात करते हैं हम विभेदात्मक पारगम्य या सिलेक्टिव परमिएबल या चयनात्मक पारगम्य कहते हैं। नाम से पता चलता है कि ये कुछ चीजों को सरप करके ये अंदर भेजने वाली है, यानी कि वह परत जीवों में उपस्थित कोशिका झिल्ली यानी कि जीवों के अंदर उपस्थित कोशिका झिल्ली, तो अपने को यहाँ पर बदल गया। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, प्लाज्मा झिल्ली या उससे कोशिका झिल्ली वाले पार्ट रहेंगे। तो जीवों में उपस्थित कोशिका झिल्ली जल के अणुओं के लिए तो अधिक पारगम्य होती है, और उसके अंदर घुले हुए पदार्थ यानी कि विलय के पदार्थों के लिए कम पारगम्य होती है, सिलेक्टिव होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह परत जो विलय के लिए तो क्या होती है, पारगम्य है, और विलय के लिए अपारगम्य है, उनको चयन करके अंदर भेजती है। इस प्रकार की पारगम्य झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार की पारगम्यता की झिल्ली को हम बोलते हैं विभेदात्मक पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अपने को याद रहना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली या टोनोप्लास्ट। यानी कि पहला तो क्या हो गया,
विभेदार्थ में विभेद करेगी, ये चयन करेगी, ये सेलेक्ट करेगी। तो सेलेक्टिव परमेएबल, अब इसके अंदर क्या होता है कि वो विलय के लिए तो बहुत पारगम्य रहेगी, लेकिन उसके अंदर घुले हुए कण रहेंगे, उन गण यानी कि विलय के कण रहेंगे, उसके लिए वो क्या रहेगी, उसके लिए कम रहेगी, उनको बहुत ही कम मात्रा में पारगम्यता प्रदान करेगी। अब दूसरा क्या प्रकार होता है, दूसरा प्रकार होता है अर्ध पारगम्यता। क्या होता है? अर्ध पारगम्यता, यानी कि सेमी परमेएबल, आधी पारगम्य है आधी नहीं है, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ कंडीशन रहेगी। यानी कि ऐसी परत जो विशिष्ट परिस्थितियों में कोशिका झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली की विशिष्ट परिस्थितियों में कोशिका झिल्ली केवल और केवल विलय के अणुओं के लिए ही पारगम्य होती है और किसी भी पदार्थ के लिए वो पारगम्य नहीं होती है। यानी कि विलय के लिए क्या होती है, वो पूर्णतः अपारगम्य होती है, उसे बोलते हैं अर्ध पारगम्य। यानी कि केवल और केवल विलय के अणुओं के लिए तो पारगम्य रहेगी, उनको आर पार जाने देगी, लेकिन विलय यानी उसके अंदर घुले हुए कण रहेंगे, उनके लिए केवल और क्या रहेगी, पूर्ण रूप से वो बंद रहेगी या अपारगम्य रहेगी, उनको आर पार जाने नहीं देगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली चयनात्मक या अर्ध पारगम्य दोनों प्रकार का व्यवहार करती है परिस्थितियों के अनुसार। ठीक है, तो ये होगी अर्ध पारगम्य, ये होगी चयन करके भेजेगी, मतलब दोनों को जाने देगी, एक को ज्यादा मात्रा में जाने देगी और एक को कम मात्रा में जाने देगी। अर्ध में मतलब कि विलय को तो पूरा जाने देगी और विलय को पूर्ण रूप से नहीं जाने देगी। तीसरा होता है अपारगम्य, नाम से पता चलता है कि इम्परमेएबल, यानी कि किसी को नहीं जाने देगी। यानी कि कोशिका में पाई जाने वाली ऐसी परत जो विलय और विलय दोनों के लिए कठोर होती है, यानी कि दोनों अर्थात कोई भी आर पार नहीं जा सकता, उसे बोलते हैं अपारगम्य या इम्परमेएबल झिल्ली या मेम्ब्रेन। और इसका एग्जांपल है क्यूटिकल, जो कवरिंग क्षेत्र होता है, क्यूटिकल उपत्वचा, और कॉर्क यानी कि कॉर्क क्षेत्र जो लगाए जाते हैं कॉर्क ढक्कन के रूप में या कवर के रूप में। तो इस प्रकार हमने पारगम्यता को भी कंप्लीट किया। पारगम्यता की परिभाषा आपको वापस बताता हूं। अगर आपसे पूछा जाए पारगम्यता के बारे में बताओ तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि किसी भी पदार्थ का कोशिका में प्रवेश अथवा बाहर निकालने की प्रक्रिया का गुण, कौन सा गुण, यानी कि जो विलय तथा विलय दोनों के अणुओं को पारण या प्रसाद प्रदान करता है, उसे पारगम्य या इस गुण को पारगम्यता कहा जाता है। ये तीन प्रकार से हो सकता है। इसका पारगम्यता का अगर एग्जांपल पूछे तो कोशिका भित्ति पहले लिखना है, फिर इनके ऊपर जाना है। ये तीन प्रकार की कौन कौन सी, विभेदात्मक पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य, दूसरी होती है अर्ध पारगम्य और तीसरी होती है अपारगम्य। तीनों के एग्जांपल प्लस डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी है। दो टॉपिक यहाँ पर हमने कंप्लीट किए इस चैप्टर के, एक तो विसरण और दूसरा हमने क्या कंप्लीट किया है, पारगम्य। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तीसरा परासरण के बारे में देखेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है, किस प्रकार की विधि होती है, ऑस्मोसिस किस प्रकार इसके अंदर रेगुलेट करता है। परासरण और विसरण के बाद में अपने जो मुख्य रूप से पारगम्यता और विसरण के बाद में अपना ये तीसरा टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है परासरण। देखो परासरण क्या होता है, परासरण का एक कंडीशन होती है और ये इस स्थिति के दौरान ही कार्य करता है। हमने पीछे क्या पढ़ा, हमने अर्ध पारगम्य पढ़ा, उसके अंदर उसकी तीन प्रकार की झिल्लियों के बारे में पढ़ा, चयनात्मक पारगम्य, अर्ध पारगम्य और मुख्य रूप से अपारगम्य। ये सारी पारगम्यता की बात थी और उसके अंदर हमने एग्जाम्पल भी देखा था। उससे पहले हमने विसरण की बात की थी। विसरण के अंदर हमने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करने वाले मुख्य रूप से अणुओं के बारे में देखा। ये टॉपिक उन सब के दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे कि परासरण हम किसे कहेंगे, ऑस्मोसिस क्या होता है कि एक कंडीशन है कि जब भी परासरण हो रहा हो तो वहां पर हमेशा अर्ध पारगम्य झिल्ली दोनों के बीच में होनी चाहिए। यानी कि जब विलय और विलायक हो, चाहे कोई भी अधिक सांद्रता कम सांद्रता वाले या अधिक कम जो भी सांद्रता वाले यौगिक रहेंगे, उन दोनों के बीच में जो झिल्ली होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो हमेशा अर्ध पारगम्य ही होनी चाहिए, तभी ही परासरण की क्रिया होगी। एक कंडीशन तो ये है। और इसकी परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा देख लीजिए। नॉर्मल से अगर मैं कहना चाहूं कि परासरण किसे कहेंगे तो ये कह दीजिए कि अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करना। ठीक है, अब उसको बोलते हैं कि जब अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा केवल विलायक के अणुओं का विसरण क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। यानी कि अर्थात कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणुओं का गमन परासरण या ऑस्मोसिस कहलाता है। नॉर्मल से ये हो गया। अब इसको हम समझते हैं किसमें, इसको हम थिसिल कीप द्वारा समझ सकते हैं। एक डायग्राम दिया गया है, बहुत अच्छा डायग्राम दिया गया है आपके बुक के अंदर। थिसिल कीप मतलब कि एक कीप के अंदर एक पर्टिकुलर फिल्टरेट पेपर लगाकर उसके अंदर चीनी का घोल को मिलाकर उसका धीरे धीरे परासरण की क्रिया करवाई जाती है, जिसके अंदर घोल बूंद बूंद में नीचे की तरफ आता है और हम परासरण को यानी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हुए आयनों के बारे में समझ सकते हैं। अब ये जो परासरण की क्रिया होती है ऑस्मोसिस, ये मुख्य रूप से दो प्रकार की हो सकती है। कौन सी दो प्रकार की, एक हो सकती है अंतःपरासरण और एक हो सकता है बहिःपरासरण।
अंत और बड़ी का मतलब क्या है, देखिए अंतःपराशरण यानी कि एंडोऑस्मोसिस, जब कोशिका को अल्प पराशरणी विलयन में रखने पर जल के अणु अल्प पराशरणी विलयन से कोशिका में प्रवेश करते हैं। अब ये अल्प पराशरणी विलयन कैसा होगा कि विलयन की सांद्रता कोशिका की सांद्रता से कम रहेगी। नॉर्मल सी बात है कि जब कोशिका को अल्प पराशरणी विलयन में रखेंगे तो जल के अणु है वो अल्प पराशरणी विलयन से कोशिका के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, तो इसे बोलेंगे अंतःपराशरण। और यही होता है इसका उल्टा बहिःपराशरण, यानी कि जब कोशिका को अति पराशरणी विलयन में रखेंगे तो जो जल के अणु कोशिका के अंदर थे वो कोशिका से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, उसे बोलते हैं बहिःपराशरण। अब ये बहिःपराशरण, अंतःपराशरण, ये पराशरण की क्रिया ये पौधों के लिए क्यों जरूरी है, क्या महत्व रखती है, सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो देखिए पौधों के अंदर इसका महत्व है कि ये मूल रोम क्या होता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जड़ के ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जो जल के अंदर खनिज लवणों का अवशोषण करने में मदद करती है। तो मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? पराशरण विधि द्वारा होता है। कोशिका की स्मृति अवस्था पराशरण पर निर्भर करती है, ठीक है। जल का पौधों के विभिन्न भागों तक भेजना या उसका वितरण करना किसके द्वारा होता है? पराशरण द्वारा होता है। तरुण कोशिका यानी कि जो नई है यंग कोशिका होती है उसकी वृद्धि किसके ऊपर निर्भर करती है? पराशरण के ऊपर, ऑस्मोसिस के ऊपर। और ये पादप को हिमीकरण यानी कि फ्रीज होने से यानी कि जमने से तथा शुष्कन यानी कि पूरा सूखने से क्या करता है? उनके प्रति प्रतिरोधी बनाता है, उसके अंदर वाटर रेगुलेट करता रहता है ताकि वो ना तो वो हिमकरण हो यानी कि ये ना तो फ्रीज होए और ना ये पूरा सूख कर शुष्क होए, इसके बारे में ये अपने को बताता है। तो मुख्य रूप से हमने यही बात की थी कि जो पराशरण की क्रिया है उसके अंदर अंतःपराशरण और बाह्य पराशरण की बात की थी, उसके अंदर अति पराशरणी और अल्प पराशरणी की बात की थी कि अल्प पराशरण की यानी कि जब घोल की सांद्रता कोशिका के रस की सांद्रता से कम हो, अति पराशरणी मतलब कि कोशिका की सांद्रता से अधिक हो। तो यहाँ पर अपना एक और टॉपिक पूरा हो जाता है इस चैप्टर का, तीसरा पराशरण। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या देखा? हमने चैप्टर नंबर 5 का पादप जल संबंध प्लांट वाटर रिलेशन पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया। इसके अंदर हमने विसरण, पारगम्यता और मुख्य रूप से पराशरण के बारे में देखा। पार्ट सेकंड के अंदर इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जीव द्रव्यता है या अन्य जो भी छोटी छोटी चीजें हैं उसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।